Okay, yes people, good morning to all of you. सर वेरी गुड मॉर्निंग। आज अकाउंटिंग का बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन हम शुरू करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बड़ा स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए अकाउंटिंग में अगर सबसे मज़ेदार टॉपिक कुछ होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, मज़ा आएगा अगर तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझ जाओगे तो। सर क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? बेटा डेफिनेटली आएगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर तुम्हारा अकाउंटिंग पेपर डिपेंड करेगा सीए या सीएमए फाइनल में। ठीक है, तो आज से फाइनल के लिए तैयारी करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एकदम अच्छे से पढ़ो। मैं तो डेफिनेटली एकदम मतलब सबसे ज़्यादा टाइम में दूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, फिर मैं उसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश करूंगा। देखो बेटा, अकाउंटिंग क्या होता है ये हमें पता है। एकदम फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास में मैंने बताया था अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, आज मैं समझाऊंगा कि स्टैंडर्ड क्या होता है, फिर अकाउंटिंग का डेफिनेशन, स्टैंडर्ड का डेफिनेशन को हम मर्ज करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन आएगा। तो पहले लिखो इधर, स्टैंडर्ड्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। बेटा स्टैंडर्ड का मतलब सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन को कहते हैं स्टैंडर्ड्स। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मीन्स, बोलो स्टैंडर्ड का मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा? सर अकाउंटिंग के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो करेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बोलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा? रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी अप्लाइड फॉर अकाउंटिंग। बोलो मेरे साथ साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी अप्लाइड फॉर अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन हम थोड़ा अच्छे थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट हमें मार्क नहीं देगा, थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम लिखेंगे। तो लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स rules and regulation comma practice and procedure to be followed while doing accounting। हाँ, जब अकाउंटिंग करोगे जो रूल्स, जो रेगुलेशन, जो प्रोसीजर, जो प्रैक्टिस फॉलो करोगे वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। रीड करो पैराग्राफ। सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ए मेथड और एन अप्रोच। बेटा मेथड्स, अप्रोच का मतलब प्रैक्टिस, प्रोसीजर, एस्टेब्लिश्ड एंड इश्यूड बाय रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। देखो बेटा, मेरा मन हुआ कि मैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करूंगा, ये नहीं हो सकता है।
तुम्हारा मन हो रहा है कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करने के लिए, ऐसा भी नहीं होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन डेवलप करेगा, कौन इश्यू करेगा? रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट अकाउंटेंसी बॉडी। हाँ, मैं मान रहा हूं कि तुम एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट हो, मैं भी एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट हूं, लेकिन मैं रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटेंसी बॉडी नहीं हूं, तुम भी रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटेंसी बॉडी नहीं हो। सर रिकॉग्नाइज्ड, हाँ, जिसको गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन या परमिशन है, इसका वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू कर सकता है। तो इंडिया में ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को परमिशन है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू कर सकता है। इसका मतलब इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करने का अधिकार किसके पास? बोलो, ICAI। सॉरी। इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा, अकाउंटिंग का मतलब प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन तुम फॉलो करोगे। मैंने लिखा कि व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग, इसका प्रोफेशनल लैंग्वेज होगा व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बोलो, इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ वेरियस कंसर्न ऑपरेटिंग इन डिफरेंट फील्ड्स। बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, प्रैक्टिस टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लिखो इस बात को। अकाउंटिंग standards should be used while preparing फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब PL, बैलेंस शीट। सच सच बताओ, क्या तुम PL नहीं बना सकते हो? हाँ, बना सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो तुम पढ़े नहीं। हाँ, मतलब जो रूल में तुम PL बनाते हो वो रूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कुछ हिस्सा मालूम है। नहीं तो बैलेंस शीट कैसे टैली कराते हो, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हो। तो इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कुछ हिस्सा तुम्हें मालूम है, लेकिन पूरा का पूरा रूल्स तुम्हें मालूम नहीं है। जिस दिन तुम्हें पूरा का पूरा रूल्स मालूम हो जाएगा, उस दिन तुम एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बन जाओगे। ठीक है, आज वो दिन आ चुका है। आज तुम पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखोगे मेरे से। इसका मतलब ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तुम्हें एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनाऊंगा। हाँ, 60 तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए। चलो किताब बंद करो, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देखते हैं। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। टीचर ओपन्स द डोर, यू हैव टू एंटर इनटू द रूम। मतलब कभी टीचर तुम्हें रूम के अंदर लेके नहीं जाएगा। हाँ, टीचर तुम्हें रास्ता बता देगा, लेकिन तुम्हें तो आगे जाना होगा ना। हाँ हाँ सर, ठीक है, कोई बात नहीं। सर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या जरूरत था? बेटा, रूल का क्या जरूरत है? एक अच्छे सोसाइटी के लिए रूल डेफिनेटली चाहिए। अगर रूल नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, डिस्प्यूट क्रिएट होगा। अगर रूल बना देंगे, सब लोग रूल को मान के चलेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। अब बोलो, अकाउंटिंग में
यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी का मतलब तुम जिस रूल मानोगे अकाउंटिंग करने के लिए, मैं भी वही रूल मान के अकाउंटिंग करना चाहिए। नहीं तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कंपेरेबल नहीं होगा। अकाउंटिंग में कंपेरिटिव होता है, कंपेरेबिलिटी होता है। तो बोलो रूल क्यों लाया गया? सर रूल लाया गया इसलिए क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यूनिफॉर्मिटी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब सिमिलरिटी। हाँ देखो बेटा, इंडिया भी क्रिकेट खेलता है, ऑस्ट्रेलिया भी क्रिकेट खेलता है, पाकिस्तान भी क्रिकेट खेलता है। हाँ। ऐसा रूल बनाया गया है कि इस विकेट से अगर तुम दूसरे विकेट तक रनिंग में जाओगे तो 1 रन काउंट होगा। चलो पाकिस्तान रूल बना देगा कि हम एक बार जाएंगे तो 5 रन काउंट होगा, मतलब 100 रन इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए बन जाएगा 500 रन। तुम तो बोलोगे पाकिस्तान वाह वाह, इंडिया 100 रन बनाया है, तो इंडिया को बोलोगे चलो ये तो बर्बाद हो चुका है। लेकिन अगर रूल बना देंगे कि इस विकेट से उस विकेट तक जाओगे तो 1 रन होगा, अब इंडिया के लिए भी 1 रन, पाकिस्तान के लिए भी 1 रन। ओके, अब इंडिया को पाकिस्तान के साथ तुम कंपेयर कर सकते हो कि कौन अच्छा खेलता है। हाँ, अगर रूल नहीं बनाओगे कंपेरेबिलिटी नहीं हो सकता है। अगर रूल बनाओगे, अच्छा ये बात बताओ, तुमने एग्जाम दिया, 100 मार्क का एग्जाम दिया, 30 मार्क स्कोर किया। मैंने एग्जाम दिया 100 मार्क का, नहीं मैंने एग्जाम दिया 80 मार्क स्कोर किया। बेहतर कौन, मतलब अच्छे कौन है? मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं यही बताता हूं कि तुम 1 घंटे का एग्जाम दिया था, मैंने 10 घंटा का एग्जाम दिया था। तुम विदाउट बुक्स एग्जाम दिया था, मैंने बुक्स को लेकर मतलब बुक्स देख के आंसर लिखा था। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आप जैसे एग्जाम देंगे हम भी ऐसे एग्जाम देना चाहिए, फिर आपके मार्क के साथ हमारा मार्क कंपेयर होगा। वही तो मैं वही कह रहा हूं, तुम जैसे अकाउंटिंग करोगे मैं भी वैसे अकाउंटिंग करूंगा, सो दैट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंपेयर्ड विथ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हिच वन इज बेटर। बोलो मेरे बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, इसीलिए रूल डेफिनेटली चाहिए। तो रूल को कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस कारण की वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेवलप हुआ। देखो, द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मुलेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन एक जैसे अकाउंटिंग करेंगे, सबके लिए 3 प्रकार का अकाउंट्स होगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सब रूल फॉलो करेंगे कि पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सब रूल फॉलो करेंगे नॉमिनल अकाउंट के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल एक्सपेंस इनकम एंड गेन्स। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज द रिवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी with a view to eliminating to the extent possible in incomparability। मतलब इनकम्पेरेबिलिटी को हटाएंगे, मतलब कंपेरेबिलिटी डेवलप करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सर यूनिफॉर्मिटी चाहिए अकाउंटिंग में, कंपेरेबिलिटी चाहिए। कंपेरेबिलिटी का मतलब टू एलिमिनेट टू द एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल नॉन कंपेरेबिलिटी या इनकंपेरेबिलिटी। बात बिल्कुल एक ही है। आगे रीड करो। ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स within or across the organization so that the user of aforesaid statements don't get confused। बेटा कन्फ्लिक्ट हटाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया गया, ठीक है? तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मान के तुम अकाउंटिंग करोगे तो यूजर कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे।
अगर तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं मानोगे तो यूजर को कंफ्लिक्ट होगा। चलो अब बोलो, जितना नॉलेज में दे चुका हूं वही नॉलेज यूज करके तुम एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एडवांटेजेस क्या होता है। बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एडवांटेजेस क्या होगा। इट प्रोवाइड्स द अकाउंटेंसी प्रोफेशन विथ यूजफुल वर्किंग रूल्स। हाँ, बिना रूल में अगर तुम काम करोगे कोई भी तुम्हें मतलब इंपोर्टेंस नहीं देगा। हाँ, सब बोलेंगे ऑर्डिनरी प्रोफेशन, लेकिन रूल के साथ अगर तुम काम करोगे तो सब बोलोगे टॉप प्रोफेशन। इसीलिए तो इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक अच्छे प्रोफेशन, कॉस्ट अकाउंटेंसी एक अच्छे प्रोफेशन, कंपनी सेक्रेटरी भी एक अच्छे प्रोफेशन। It assists in improving quality of work performed by an accountant। बेटा, रूल के साथ अगर काम करोगे तो तुम्हारा काम का क्वालिटी होगा, अगर विदाउट रूल तुम काम करोगे तो काम में कुछ क्वालिटी नहीं आएगा। बड़ा डेफिनेटली अकाउंटिंग के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, रिलायबिलिटी आएगा अगर रूल के हिसाब से काम होगा। चलो एडवांटेजेस खुद रीड कर दोगे। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग होगा, हाँ, नॉन कंपेरेबिलिटी एलिमिनेट होगा या कंपेरेबिलिटी डेवलप होगा। चलो डिसएडवांटेजेस, बेटा रूल के साथ काम करना माइंड के ऊपर प्रेशर डालेगा। देखो, मैंने बोला कि चलो बाजार बाजार जाओ, घूम के आओ, कुछ रूल्स नहीं है, लेकिन मैंने बताया तुम्हें कि मैंने बोला बाजार जाओगे ये 100 रूल मान के तुम घूमोगे, इधर नहीं जा सकते उधर नहीं जा सकते हो, तो कौन सा सिचुएशन में तुम्हारे दिमाग के ऊपर प्रेशर आएगा। सर, रूल के साथ काम करोगे, जितना ज्यादा रूल होगा उतना ज्यादा प्रेशर आएगा दिमाग के ऊपर। सॉरी। तो यूजर्स आर लाइकली टू थिंक दैट said statements prepared using accounting standards are infallible। हाँ बेटा, रूल के हिसाब से हम काम करेंगे फिर भी हमारा गलती होगा, फिर भी हम फ्रॉड करेंगे, फिर भी हम गलत करेंगे। सर क्यों? बेटा रूल्स तो है ना, किसी को मर्डर ना करना, फिर भी लोग मर्डर करते हैं। रूल है चोरी ना करना, फिर भी लोग चोरी करते हैं। हाँ, लेकिन अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड है, लोग यही समझते हैं कि सबका अकाउंटिंग करेक्ट, किसी का अकाउंटिंग में भी गलत नहीं है। ये गलत बात है। रूल है फिर भी कभी कभी कुछ अकाउंटेंट जानबूझ के गलत भी करते हैं, कुछ अकाउंटेंट अनजाने में भी गलत करते हैं। इसका मतलब लोग समझते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो है ना, कोई भी गलती नहीं करेगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस। हाँ, सोशल प्रेशर व्हिच में रिड्यूस फ्रीडम। बेटा ज्यादा रूल होगा तो तुम्हारा फ्रीडम कम हो जाएगा। द वर्किंग रूल्स में बी रिजिड। चलो खुद रीड करो। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। थ्योरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कैरियर के लिए। देखो, एकदम बैकग्राउंड के पास चलो।
देखो, इसको कॉपी मत करो, अभी समझो, मैं समझा रहा हूं। सर ये सब कौन है? बेटा ये मैं हूं, तुम हो, तुम्हारे दोस्त, मेरे दोस्त, तुम्हारे गांव वाले, मेरे गांव वाले, मतलब पब्लिक। मान लो कि एक कंपनी आया, XYZ लिमिटेड। सर कौन सा कंपनी? मुझे पता नहीं। ये कंपनी यही कह रहा है कि हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, तुम्हारा पैसा मतलब वेल्थ इंक्रीज होगा। बोलो, पैसा सबको चाहिए, वेल्थ बढ़ाना सबका ऑब्जेक्टिव होता है। आज तुम सीए करते हो, आज तुम सीए में पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि नौकरी करोगे, नहीं तो पेन ड्राइव क्लास करोगे मेरे जैसा ज़्यादा इनकम करोगे, तुम्हारा घर का गरीब मिटाओगे, ठीक है, गाड़ी खरीदोगे। कौन सा गाड़ी? सर ऑडी। हाँ, फ्लैट खरीदोगे, बहुत कुछ करोगे। यही ऑब्जेक्टिव के साथ आज तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वेल्थ बढ़ाना हर पब्लिक का ऑब्जेक्टिव, लेकिन कुछ लोग वेल्थ बढ़ाने के चक्कर में गलत स्टेप ले लेते हैं, जिसके वजह से उन लोगों का नुकसान हो जाता है, फिर सुसाइड कर देते हैं। सर क्या गलत स्टेप? देखो बेटा, सबका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ बढ़ाना। मान लो इन लोगों के पास 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बैलेंस है, ये लोग वो पैसा को बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन बैंक में बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा, तुम्हारा वेल्थ इतना इंक्रीज नहीं होगा। अब तुम सोचते हो कि चलो XYZ में हम इन्वेस्ट करेंगे। बेटा XYZ में तुम इन्वेस्ट करोगे, इसका मतलब XYZ का शेयर खरीदोगे। याद है, सॉरी मालूम है शेयर क्या होता है? सर शेयर क्या होता है? लॉ पेपर में तुम्हारा कंपनी लॉ पढ़ोगे, शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, ये सारे चीज तुम्हारे लॉ के टीचर या लॉ के मैडम बताएंगे। मैं तो बस अकाउंटिंग समझाऊंगा, मुझे अकाउंटिंग ही मालूम है। अकाउंटिंग के सिवा मतलब अकाउंटिंग के बिना और कुछ मालूम नहीं। अगर तुम मेरे नाम पूछोगे तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग ही मालूम है। सर ज़्यादा हो गया हवा। ओके चलो, अब ये लोग सोच रहे हैं कि पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कौन सा कंपनी का शेयर खरीदोगे? XYZ लिमिटेड का। फिर ये लोग यही सोच रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि सर क्या ये अच्छा होगा अगर हम XYZ का शेयर खरीदेंगे? मैंने यही बोला कि बेटा मैं भगवान नहीं हूं। अगर तुम XYZ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बार पता कर लो XYZ कंपनी का बैकग्राउंड, उसका पोजीशन क्या है। तो ये लोग क्या करेंगे ना, XYZ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर XYZ का बैलेंस शीट पढ़ेंगे, समझेंगे कि हाँ देखो, 1 साल का पीएल, 1 साल का बैलेंस शीट देखने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 2, 3, 4 साल का पीएल देखना पड़ेगा, तो जाके पता चलेगा कि XYZ लिमिटेड का प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है या नहीं। देखो बेटा, अगर तुम्हारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली तुम्हारा वेल्थ इंक्रीज होगा।
अगर तुम्हारा प्रॉफिट डिक्रीज होता है मतलब लॉस होता है तो हमारा वेल्थ लॉस होगा। हाँ, इसका मतलब अब ये लोग XYZ लिमिटेड का पीएल बैलेंस शीट देखेंगे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। अब बोलो सर पीएल क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल में बहुत सारे आइटम का अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। बोलो डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड भी फॉलो कर सकते हो, WDV मेथड भी फॉलो कर सकते हो। हाँ, ये कंपनी मान लो XYZ कंपनी पीएल में डेप्रिसिएशन SLM के हिसाब से ले रखा है। बेटा मुझे तो मालूम है SLM क्या है, नहीं तो उसका पीएल देख के मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि कौन सा मेथड यूज हुआ है। लेकिन जो आम आदमी, जनरल पब्लिक, जिन लोगों को डेप्रिसिएशन क्या होता है वो भी पता नहीं, ये लोग कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मेथड में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है? बोलो क्या ये लोग ये कर पाएंगे? नहीं। कितना अच्छा होगा अगर पीएल के नीचे XYZ लिख देगा कि ये जो डेप्रिसिएशन है ना ये स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। मान लो PQR लिमिटेड वो WDV फॉलो करता है, उसके नीचे PQR लिखेगा कि ये डेप्रिसिएशन WDV के हिसाब से। अगर ऐसा करेंगे तो कम से कम यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हाँ, ये भी बहुत इजी होगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए। बेटा अगर नहीं लिखेंगे तो यूजर को दिक्कत होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए। बोलो गवर्नमेंट क्या चाहता है? गवर्नमेंट आप लोगों को यही बताना चाहता है मेरे थ्रू कि यूजर, हम ऐसा रूल बनाएंगे जैसे कि यूजर को आसान होगा, इजी होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगा। तो रूल यही बनाया गया कि तुम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो करोगे उसको तुम डिस्क्लोज करोगे तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे। डिस्क्लोज का मतलब लिख के बताओगे कि हाँ मैं यही रूल फॉलो किया हूँ, मैं यही पॉलिसी फॉलो किया हूँ। अगर तुम डिस्क्लोज नहीं करोगे तो ये जो यूजर को, ये तुम्हारा डिस्क्लोज ना करना यूजर को बहुत प्रॉब्लम देगा, यूजर को समझ में नहीं आएगा। अगर तुम डिस्क्लोज करोगे तो यूजर का अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसीलिए डिस्क्लोजर करना कंपलसरी। S1 का क्या नाम है? देखो बेटा, जब तक रूल नहीं बनेगा तब तक कोई भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो रूल बनाया गया, रूल हो गया, अब सारे ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे डिस्क्लोजर डालेंगे। डेप्रिसिएशन SLM के हिसाब से हुआ है, इन्वेंटरी का कॉस्ट FIFO मेथड के हिसाब से हुआ है। मैं एक एक डिस्कशन करूंगा। अच्छा, मान लो एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए एक ही ट्रीटमेंट है और एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। डिस्क्लोजर कहाँ तक चाहिए? जहां पे एक ट्रीटमेंट है, सबको बेटा पता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का एक ही ट्रीटमेंट है, सब लोग वही ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, तो डिस्क्लोजर देना दरकार नहीं। लेकिन जहां पे दो ऑप्शन है, ये भी करेक्ट ये भी करेक्ट, तुम कौन सा टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो, तुम कौन सा मेथड्स फॉलो कर रहे हो, उसके बारे में डिस्क्लोजर देना जरूर, मतलब जरूरत है। सर इधर हम क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, सब कुछ इधर दिया हुआ है, तुम रीड करो। This standards deals with disclosure of accounting policy
followed in preparation and presentation of financial statement and is mandatory in nature. तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम डिस्क्लोज करोगे, मेरा मन कर रहा है कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ऐसे मन मनी नहीं चलेगा। ये मैंडेटरी इन नेचर, हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए डिस्क्लोजर देंगे। हाँ, द अकाउंटिंग पॉलिसी, बेटा ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब प्रिंसिपल्स। द अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स adopted by the enterprise. Proper disclosure would ensure meaningful comparison both inter and intra-enterprise and also enable the user to properly appreciate the financial statements. Financial statements are intended to present a fair reflection of financial position, financial performance and cash flow of an enterprise. बेटा ये तो प्रोफेशनल लैंग्वेज, आसान भाषा में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि डिस्क्लोजर देने से यूजर का अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगा, उसको इजी होगा समझने के लिए। बस फिर मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको रट्टा मारो, अगर कोई भी तुम्हें पूछेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, एक ही लाइन तुम्हारे दिमाग से निकलना चाहिए कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बोलो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है? सर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसके बाद ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा अडॉप्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। एरिया इन्वॉल्विंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिफरेंट एंटरप्राइज आर। बेटा डेप्रिसिएशन के केस में डिफरेंट एंटिटी डिफरेंट पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं। कोई WDV फॉलो करना चाहता है, कोई SLM फॉलो करना चाहता है, कोई सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड फॉलो करना चाहता है। तो अब बोलो कौन सा एरिया में डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है जिसके लिए रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट है? नंबर 1 डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए बहुत सारे मेथड्स है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, सर ये क्या होता है? बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सिलेबस में AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, मैं समझाऊंगा उस वक्त वो इस पॉइंट को। ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्सन ट्रांसलेशन, हाँ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, तुम किसी भी मेथड चूज कर सकते हो। वो हो जाएगा तुम्हारा अकाउंटिंग पॉलिसी जिसके बारे में तुम डिस्क्लोजर दोगे। बोलो तारा। ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। बेटा ये सारे केसेस में डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है। तुम जो पॉलिसी फॉलो करोगे वो पॉलिसी के लिए डिस्क्लोजर दोगे। हाँ याद है बेसिक चैप्टर में मैंने समझाया था कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होता है। हाँ याद है, वहीं से रीड कर लेना, अभी मैं नहीं समझाऊंगा। बेसिक कंसेप्ट में फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होता है, ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। मेरा एक बुरी आदत है कि जिस कंसेप्ट को मैं एक बार डिस्कशन कर दूंगा उसको मैं याद रख लूंगा कि कौन सा चैप्टर में मैं कौन सा कंसेप्ट डिस्कशन किया। मेरा मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। सर काश हमारा होता। बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर मत देखो, हो जाएगा। अगर इधर उधर देखोगे कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे।
सर इधर उधर का मतलब समझदार के लिए इशारा कर। सर कौन से फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा जब अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे? बेटा 3 फैक्टर को हम कंसीडरेशन को लेंगे। प्रूडेंसी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मेटेरियलिटी। बोलो, प्रूडेंसी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मेटेरियलिटी। ये प्रूडेंसी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मेटेरियलिटी बेसिक या फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्लास में ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। सर हम लोग फंडामेंटल क्लास नहीं किए। बड़ा फंडामेंटल क्लास तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जो मेरा पेन ड्राइव स्टूडेंट्स, उन लोगों को मैं फंडामेंटल क्लास तो दे देता हूँ, लेकिन फेस टू फेस बैच में जो करते हैं मैं यही अज्यूम करता हूँ कि तुम लोगों को फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग मालूम है। सर क्यों? बड़ा फेस टू फेस बैच के लिए ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं यही कह रहा हूँ, फेस टू फेस बैच में तुम नॉलेज नहीं ले सकते हो। बेटा यहाँ पे जो पढ़ाई का टेक्निक्स हर टीचर का फेस टू फेस बैच परमिट नहीं करेगा। मैं पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं फेस टू फेस बैच में जितना पढ़ाता हूँ पेन ड्राइव में उसका 3 टाइम्स पढ़ाता हूँ। ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा मतलब सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा कॉन्सेप्ट देता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों का पेन ड्राइव क्लास मतलब रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। हम 200 क्लास भी दे सकते हैं, लेकिन फेस टू फेस बैच एक लिमिटेड टाइम के अंदर क्लास को ख़त्म करना पड़ता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक पेपर के लिए हम लोग 40 क्लास दे सकते हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं होगा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बेटा अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट था कंसिस्टेंसी। एक बार एक पॉलिसी को तुम सिलेक्ट करोगे तो वही पॉलिसी तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा फ्यूचर पीरियड में। सर क्या हम चेंज नहीं कर सकते? चेंज कर सकते हो अगर सिचुएशन तुम्हें परमिट कर रहा है तो। सर मन मर्जी में चेंज नहीं हो पाएगा? नो। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है, अगर वही सिचुएशन आएगा तो तुम चेंज करोगे, अगर वो सिचुएशन नहीं आएगा तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो। सर क्या है वो सिचुएशन? देखो बेटा, लॉ चेंज हो गया। पहले लॉ कहता था कि डेप्रिसिएशन के लिए एसएलएम भी फॉलो कर सकते हो, डब्ल्यूडी भी फॉलो कर सकते हो। अब लॉ बदल गया, लॉ बोला कि नहीं नहीं एसएलएम फॉलो नहीं हो पाएगा। तो जो एसएलएम फॉलो कर रहे थे अब वो चेंज करेंगे डब्ल्यूडीबी को। अगर लॉ चेंज हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, तो तुम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। नहीं तो अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम चेंज करोगे तुम्हें बेटर रिजल्ट मिलेगा तो तुम चेंज करोगे और प्रूफ भी दोगे कि हाँ बेटर रिजल्ट कैसे मिलेगा। बोलो 3 सिचुएशन में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकता है। नंबर 1, चेंज इन लॉ, या लॉ रिक्वायर्स टू चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी, तो तुम चेंज कर सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज मतलब अकाउंटिंग ड्यू टू रिवीजन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब चेंज करना जरूरी, तो हम चेंज कर सकते हैं। नहीं तो वी थिंक दैट ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वी विल गेट बेटर रिजल्ट या बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब चेंज करोगे और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में चेंज करोगे। सर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। देखो मान लो
इस दिन मैंने एक एसेट खरीदा था, तो मेरे बुक्स में एसेट 100 रुपया का आएगा। हाँ, मैंने यही सोचा कि एसेट का लाइफ 10 साल होगा, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैंने सोचा कि SLM हमारा डेप्रिसिएशन मेथड होगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन के लिए दो मेथड, SLM WDV, लेकिन मैंने क्या चूज किया, SLM। तो SLM मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी बन गया। चलो 10, तो WDV कितना रहेगा 90, फिर डेप्रिसिएशन कितना 10, WDV कितना होगा 80, फिर डेप्रिसिएशन 10, WDV कितना होगा 70। अब ये टुडे, आज मैं यही सोच रहा हूं कि मैंने और SLM फॉलो नहीं करूंगा, WDV फॉलो करूंगा। आप बोलेंगे सर चलो कोई बात नहीं, फ्यूचर में जितना पीरियड है उसके लिए WDV फॉलो करो। नो, उसके लिए तो WDV फॉलो होगा, ये पिछले साल का अकाउंट्स ऑफ रिवाइज होगा WDV में। सर ये तो ऑलरेडी SLM में हो चुका है, बेटा तुम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो। हाँ, पिछला पीरियड का अब एडजस्ट होगा, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। हाँ, अगर पीछे तुम नहीं देखोगे, आगे देखोगे, तो उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बोलो, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब समझ में आया? हाँ सर। सर आज के दिन तो हमारे पास एसेट 70 है, बेटा चेंज के बाद एसेट 70 भी हो सकता है, 70 से कम भी हो सकता है, 70 से ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब फिर से बिगनिंग से आज एस्टिमेशन होगा। मान लो मैंने सोचा कि मैं WDV फॉलो करूंगा 10% के हिसाब से, तो फर्स्ट ईयर एसेट तो मैंने खरीदा था 100 में। हाँ, तो फर्स्ट ईयर का होगा 10 90, सेकेंड ईयर का होगा 9 81, थर्ड ईयर का होगा 8.1। जितना बैलेंस हो रहा है लिखो। कैलकुलेटर के लिए गया था। $72.9। देखो SLM के हिसाब से तुम्हारा लास्ट 3 ईयर का टोटल डिप्रिसिएशन कितना 30। अब WDV के हिसाब से तुम्हारा टोटल डिप्रिसिएशन कितना 10 + 9 + 8.1 27.1। तो ऑलरेडी अकाउंट्स में कितना डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है 30। अब आज अगर मैं चेंज करूंगा तो कितना डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना चाहिए था 27.1। इसका मतलब मैं ऑलरेडी एक्सेस डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रखा हूं। सर कितना एक्सेस 30 ऑलरेडी अकाउंट्स में कंसीडर हो चुका है। अब 27.1 न्यू मेथड के हिसाब से आ रहा है, तो -27.1, तो कितना एक्सेस में प्रोवाइड कर चुका हूं 2.9। अब 2.9 को मैं कैंसिल करूंगा। जब डेप्रिसिएशन तुम प्रोवाइड करते हो तो डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री होता है, अकाउंटिंग एंट्री होता है, PL अकाउंट डेबिटेड
अच्छा, पहले एंट्री होता है डेप्रिसिएशन डेबिट, टू असेट, फिर पीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बोलो ऑलरेडी कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है? 30। तो एसेट कितना ऑलरेडी कम हो चुका है? 30। तो पीएल को जा चुका है 30। तो इसीलिए मैंने 100 का एसेट खरीदा था, आज के दिन मेरे बुक्स में कितना एसेट शो कर रहा है? 70, क्योंकि डेप्रिसिएशन कितना जा चुका है? 30। अगर मैं नया न्यू मेथड फॉलो करूंगा तो टोटल डेप्रिसिएशन 27.1, अगर 27.1 में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा तो आज के दिन मेरे पास एसेट 72.9 होगा। सर इसका मतलब मैंने पहले से ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुका हूं, न्यू मेथड के हिसाब से कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। अब डेप्रिसिएशन को कैंसिल कर देंगे। बेटा कितना डेप्रिसिएशन कैंसिल होगा? 2.9। ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा। जब तुम डेप्रिसिएशन को कैंसिल करोगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब रिकॉर्ड हुआ था डेप्रिसिएशन टू एसेट हुआ था। बोलो हाँ या ना? बोलो पहला एंट्री क्या होगा? एसेट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितना? 2.9, 2.9। अब सेकेंड एंट्री क्या होगा? सर डेप्रिसिएशन डेबिट टू पीएल 2.9, 2.9। इसका मतलब आज अगर तुम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे, तो तुम्हारा एसेट कितना था? 70। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब एसेट तुम्हारा 72.9 हो जाएगा, क्योंकि 2.9 डेप्रिसिएशन रिवर्स होगा। हाँ, फिर तुम्हारा प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा? 2.9। इसका मतलब जब तुम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तो रेट्रोस्पेक्टिवली कैलकुलेशन होगा, तुम्हारा एसेट के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, इनकम के ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा वो क्वांटिफाई होगा, वो भी रिपोर्ट होगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में मैं यही रिपोर्ट करूंगा कि मैंने डेप्रिसिएशन का पॉलिसी चेंज किया। पहले मैंने SLM फॉलो किया था, फिर उसके बाद मैंने WDV फॉलो किया। इसके वजह से हमारा एसेट 2.9 बढ़ गया, प्रॉफिट 2.9 बढ़ गया। बस इतना ही रिपोर्ट करना होगा। चलो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का कॉन्सेप्ट रीड करो। बेटा खत्म होने वाला है अभी AS1। एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी व्हिच हैज ए मटेरियल इफेक्ट इन current period or which is reasonably expected to have a material effect in the latter period should be disclosed। मतलब तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल रहा है वो रिपोर्ट होगा। अगर आज इंपैक्ट नहीं है लेकिन फ्यूचर में इंपैक्ट आएगा, उसको भी तुम रिकॉर्ड डिस्क्लोज करोगे। इन द केस ऑफ ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैविंग मटेरियल इफेक्ट इन द करेंट पीरियड, द अमाउंट बाय व्हिच एनी आइटम का मतलब तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है, इनकम हो सकता है, एक्सेट्रा। तो बाय व्हिच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा शुड बी डिस्क्लोज। मतलब एसेट मैंने बताया था एसेट 2.9 इंक्रीज हुआ तो एसेट इज इंक्रीज बाय 2.9, ऐसा रिपोर्ट करना होगा। Okay. The following are not considered as change in accounting policy. Accounting policy adopted for events or transactions that differ in substance sorry at present। बेटा ये ग्रेचुइटी के लिए, एक्स ग्रेटिया पेमेंट के लिए तुम एक पॉइंट याद रखो, एक्स ग्रेटिया या ग्रेचुइटी पेमेंट का पॉलिसी अगर तुम चेंज कर रहे हो वो
अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। बोलो मैंने क्या बोला, अगर एक्स ग्राटिया पेमेंट का पॉलिसी तुम चेंज करोगे वो अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन का मेथड अगर चेंज करोगे वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा। यही दो पॉइंट्स, मतलब सिचुएशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर ऐसा क्यों, लॉ में लिखा है तो हमें मानना पड़ेगा। हाँ, एक्स ग्रेटिया पेमेंट के लिए अगर पॉलिसी चेंज करते हैं, ग्रेचुइटी पेमेंट के लिए अगर पॉलिसी चेंज करते हैं, वो कभी भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा। बोलो, कसम खा के बोलो, मैं कसम खा के बोलता हूं कि अगर एक्स ग्रेटिया पेमेंट में पॉलिसी चेंज होगा मैं उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलूंगा। बोलो कसम खा के। Accounting policy pertain to events, a transaction which did not occur previously और what were immaterial, ये नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, एक्स ग्रेटिया पेमेंट के लिए याद रखो। सर, ओ सर, हाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। इलिस्ट्रेशन 1 फटाफट रीड करो, खुद रीड करो। Jivandeep Limited made a right issue in 2010. In the offer document to its members, it had projected a surplus of 40 crores during the accounting year to be ended on 31st March 2012. The draft result for the year prepared on the hitherto, ये क्या है, चलो, account followed accounting policy and presented for pursual of the board of directors shows a deficit of rupees 10 crores. The board in consultation with the managing director decided on the following. बेटा ये कहानी कह रहा है, इसको तुम इग्नोर करो, बोर्ड यही डिसाइड कर रहे हैं। वैल्यू year end inventory at work cost 50 crore instead of the methods of valuation इन्वेंटरी एट प्राइम कॉस्ट 30 करोड़। बेटा पहले से इन्वेंटरी वैल्यूएशन हो रहा था प्राइम कॉस्ट में, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको चेंज कर रहे हैं वर्क कॉस्ट को। प्राइम कॉस्ट वर्क कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग में डेफिनेटली पढ़ा होगा। हाँ सर याद है, आप आगे चलिए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूं। तो प्राइम कॉस्ट में अगर वैल्यूएशन करोगे तो इन्वेंटरी का वैल्यू कितना आएगा, 30 करोड़। अगर वर्क कॉस्ट में वैल्यूएशन करोगे तो 50 करोड़, तो चेंज होगा 20 करोड़। हाँ, फिर सेकंड डिसीजन क्या, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। इंस्टेड ऑफ ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। पहले से WD मेथड में होता था, अब वो लोग SLM को मूव कर रहे हैं।
as a consequence charges for depreciation at rupees 27 crore is lower than the amount of rupees 45 crore which would have been provided had the old method been followed. मतलब अगर तुम ओल्ड मेथड फॉलो करोगे तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन होगा 45 करोड़, अगर नया मेथड फॉलो करोगे तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन होगा 27 करोड़। मतलब डेप्रिसिएशन में 18 करोड़ डिफरेंस आएगा। इसका मतलब पहले वो कह रहा है कि इन्वेंटरी चेंज होगा, सेकेंड डिसीजन ले रहे हैं कि डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होगा। फिर थर्ड, नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस। पहले आफ्टर सेल सर्विस के लिए या आफ्टर सेल एक्सपेंसेस के लिए कुछ प्रोविजन हो रहा था, अब वो लोग कहते हैं कि हम प्रोवाइड नहीं करेंगे ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड टिल द लास्ट ईयर प्रोविजन आर 2% ऑन सेल्स यूज्ड। मतलब पहले प्रोविजन हम लोग बनाते थे। प्रोवाइड फॉर पेमेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो सिग्नल फेल हो गया, कैमरा अब मूवमेंट नहीं होगा, तो इसीलिए मैं कैमरा को ऑफ कर देता हूं। बस अब 10-15 मिनट ही हम क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन का कहना का मतलब क्या है? देखो, आज चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट्स ऑन अकाउंट्स फॉर इंक्लूजन इन द एनुअल रिपोर्ट। बेटा ये सब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो रहा है, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करना, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मेथड चेंज करना, आफ्टर सेल सर्विस का प्रोविजन प्रोवाइड करना चेंज करना, ये सब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है तो उसके लिए पहले डिस्क्लोजर दिया जाएगा, फिर कौन सा आइटम कितना, मतलब कौन सा आइटम में कितना इफेक्ट आ रहा है वो क्वांटिफाई होगा, डिस्क्लोजर होगा। बस वही लिखा हुआ है, इसको तुम खुद रीड कर सकते हो। देखो पॉइंट नंबर आई बोला कि टिल लास्ट ईयर इट वाज द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग। बोलो लास्ट ईयर तक हम लोग प्राइम कॉस्ट में वैल्यूएशन करते थे, बट आज के बाद हम वर्क कॉस्ट में वैल्यूएशन करेंगे। अगर यही चेंज करेंगे, ड्यू टू दिस चेंज द क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज वैल्यूड एट 50 करोड़ अकॉर्डिंगली प्रॉफिट। बेटा क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ओल्ड मेथड के हिसाब से न्यू मेथड में क्लोजिंग स्टॉक 20 करोड़ बढ़ रहा है तो प्रॉफिट 20 करोड़ से बढ़ेगा। बस लिखो कि क्लोजिंग स्टॉक 20 करोड़ से बढ़ेगा, इसके वजह से प्रॉफिट भी 20 करोड़ बढ़ेगा। बस यही डिस्क्लोजर देना होगा। बस सारे बाकी रिमेनिंग पॉइंट के लिए तुम पढ़ सकते हो, तुम भी समझ सकते हो। इलस्ट्रेशन 2, व्हिच वन इज द करेक्ट वन? फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, गोइंग कंसर्न, मैचिंग, कंसिस्टेंसी। नहीं, ये गलत है। मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, प्रूडेंसी, ये भी गलत है। अकाउंटिंग पीरियड, गोइंग कंसर्न, एंटिटी, ये भी गलत है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल, ये करेक्ट है। तो पॉइंट नंबर डी इज करेक्ट। पॉइंट डी इज करेक्ट। Illustration 3, explain in short the relevant disclosure of accounting policy। बेटा जो डिस्कशन हम किए वही लिखोगे। बेटा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अभी मैंने डिस्कशन किया ना, बस पूरा एंटायर जो भी जितना भी मैंने डिस्कशन किया सब लिखो। Illustration 4, explain the method या criteria
फॉर द सिलेक्शन। बेटा जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करोगे तो तीन चीज ध्यान में रखोगे, एक प्रूडेंसी, दूसरा सब्सटेंस ऑफ रिफॉर्म, तीसरा मैटेरियलिटी। बोलो क्या चीज तुम कंसीडर करोगे व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी? प्रूडेंसी, सब्सटेंस ऑफ रिफॉर्म, मैटेरियलिटी। बस यही तीन चीज हम